2014 में देश के प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। पहली बार देश के प्रधानमंत्री चुने गए और पहली बार उन्होंने देश की बागडोर अपने हाथों में ली। इसके पहले गुजरात में सीएम रहे और एक लंबा समय बिताया और गुजरात को विकसित राज्य बनाने का दावा किया। आज 11 वर्षों का कार्यकाल पूरा हो गया है मोदी सरकार का, जिसका लेखा जोखा मोदी सरकार अलग अलग तरीके से पेश कर रही है। देश के विकास की गति और पैमाने को बदल दिया है। कैसे रहे 11 वर्ष और अब क्या तैयारी है एनडीए सरकार की, आज इस पर बात होगी। इधर चर्चा इस बात पर हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव की लोकप्रियता उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा पाएगी। लेकिन लालू परिवार के पुराने कर्म बार बार सामने आ जाते हैं। कहने का मतलब मुश्किलें हर रोज बढ़ जाती हैं। नया दिन, नई मुसीबत। एक और पुराना मामला अब सामने आ गया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको। और अब सबसे जरूरी खबर आपकी और हमारी सेहत से जुड़ी हुई, जिसके लिए हमें बेहद सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। कुछ लोग हमारी सेहत से खिलवाड़ कर कैसे मोटी कमाई कर रहे हैं, इसका खुलासा करेंगे आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। – 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी बहुमत के साथ देश की बागडोर संभाली थी, तब कहा जा रहा था उन्हें राज्य संभालने का अनुभव तो हो सकता है, लेकिन देश का नहीं है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने तो निहायत ही घटिया और नाटकीय अंदाज में यहां तक कह दिया था कि वो किसी भी हालत में प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। उनका वीडियो पड़ा हुआ है, आप भी देख सकते हैं। मैं आपको वायदा करता हूं कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन यहां आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम उनके लिए कुछ जगह बना रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो यहां आकर चाय वितरण करना चाहें तो आ सकते हैं। ये 2014 की बात है। अब जबकि 2024 में दोबारा चुनाव होने के बाद बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना थर्ड टर्म भी सेट कर दिया था। मनमोहन सरकार से उस वक्त लोग तंग आ चुके थे। देश में अराजकता, भ्रष्टाचार, घोटाले और आतंक का बोलबाला था। जनता ने बदलाव चाहा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में गुजरात से आए नरेंद्र मोदी को चुना। आज 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं मोदी सरकार को। पीएम मोदी के सबसे करीबी और देश के गृह मंत्री ने एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें लिखा है, मोदी सरकार के 11 साल का समय जनसेवा के संकल्प, साधना, समर्पण का स्वर्णिम कालखंड रहा है। सेवा के 11 वर्षों में देश ने आर्थिक पुनरुत्थान, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक गौरव और राष्ट्रीय सुरक्षा का एक नया युग देखा है। और मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला साल सोमवार को पूरा हो रहा है। गृह मंत्री ने यह भी लिखा कि मोदी सरकार ने यह सिद्ध कर दिया है कि जब नेतृत्व स्पष्ट हो, संकल्प अडिग हो और नियत जनसेवा की हो, तो सेवा, सुरक्षा और सुशासन के नए कीर्तिमान बनते हैं। ये तो थी इस मौके पर पीएम के हर कदम पर साथ रहने वाले अमित शाह की बड़ी बातें। अब समझते हैं आखिर कैसे रहे मोदी के 11 साल। तो मोदी सरकार ने किसानों, महिलाओं, पिछड़ों, दलितों और वंचितों को मुख्यधारा से जोड़ने के लिए, उन्हें मुख्यधारा में लाने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास किए। केंद्र ने नीतियां और योजनाएं ही ऐसी बनाई जिससे ये सब मुख्यधारा से जुड़ सकें। जनधन योजना से लेकर आयुष्मान योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना तक लोगों को लाभ दिलाने का प्रयास किया गया। आवास योजना में घर दिए गए, लोगों को राशन दिया जा रहा है। तुष्टीकरण के बजाय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की कार्य पर संस्कृति ने काम करना शुरू किया। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, जीएसटी और सबसे महत्वपूर्ण धारा 370 की समाप्ति। ऐसी नीतिगत फैसलों ने केंद्र को और मजबूती प्रदान की। G20 ने तो वैश्विक मंच पर भारत की स्थिति को काफी मजबूत किया। मोदी सरकार तो ये मानकर चल रही है कि ये 11 साल राष्ट्रीय सुरक्षा की दिशा में भी मील का पत्थर साबित हुए हैं। जैसे छत्तीसगढ़ का नक्सलवाद अब अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में शांति स्थापित हो रही है। भारत अब आतंकवादी हमलों का जवाब आतंकियों के घर पर जाकर देता है। यही मोदी कार्यकाल की भारत की बदलती तस्वीर को दर्शाता है।
अब इस मौके को भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही तो नहीं जाने देगी। पार्टी इस मौके को पूरी तरह से भुनाना चाहेगी। तो केंद्र में 11 साल पूरे होने पर देशव्यापी स्तर पर एक बड़ा प्रचार अभियान चलाने की योजना बनाई गई है। इस राष्ट्रव्यापी पहल का आगाज भाजपा के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया। 10 जून को देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिला मुख्यालयों में भाजपा के कई बड़े दिग्गज नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से बातचीत करेंगे, संवाद करेंगे। 11 जून को ये अभियान जिला स्तर तक पहुंचेगा, जिससे पार्टी की उपलब्धियों का संदेश गांव-गांव तक पहुंच जाए। भाजपा ने शीर्ष मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और सांसदों को ड्यूटी पर लगा दिया है। इस अभियान की थीम रहेगी विकसित भारत। ये अभियान ऐसे समय पर आ रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर भी खुद की स्थिति मजबूत कर चुके हैं। पाकिस्तान के खिलाफ की गई सटीक सैन्य कार्रवाई के बाद मोदी की छवि एक निर्णायक नेता के रूप में और भी ज्यादा मजबूत हुई है। बूथ से लेकर भारत तक की पार्टी की रणनीति का हिस्सा बना है, जिसके तहत बीजेपी 2025 और आगे के चुनावी समीकरणों को और भी ज्यादा मजबूत करना चाहती है। कुल मिलाकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस श्रृंखला न केवल एक रिपोर्ट कार्ड है, बल्कि मोदी सरकार की राजनीतिक ताकत, संगठन की शक्ति का प्रदर्शन भी होगा। बीजेपी का कहना है कि अभी तो केवल शुरुआत है, असली विकसित भारत की यात्रा अभी बाकी है। तो जनता को भी इंतजार होगा कि अक्सर अपने फैसलों से चौंकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमीनी स्तर पर अब क्या नया करने वाले हैं। इधर बिहार में लालू यादव एंड फैमिली की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कभी बड़े बेटे का 12 साल का प्रेम प्रसंग सामने आ जाता है, तो कभी पार्टी से बाहर निकाले जाने की बात होती है। फिर पहली पत्नी ऐश्वर्या के बयान सामने आने लगते हैं। चुनाव का समय है, बात पूरे 5 साल की सत्ता की है, तो लाजमी है जहां हर दल तैयारी कर रहा है, वहां लालू परिवार संकटों से जूझ रहा है। धागे हैं, बजाय सुलझने के उलझते ही जा रहे हैं। इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं बिहार में, और इसी बीच खबर यह है कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की मुश्किलें फिर बढ़ सकती हैं। आगामी 23 जुलाई को केंद्रीय जांच ब्यूरो की एक विशेष अदालत रेल घोटाले से जुड़े मामले में आरोप तय करने जा रही है, यानी फैसला सुनाने जा रही है। इसके अलावा सीबीआई एक और बड़े घोटाले की जांच में भी अब अहम पड़ाव पर पहुंच चुकी है, जो जमीन के बदले नौकरी देने से जुड़ा हुआ है। सीबीआई ने अदालत को बताया है कि वो अगले महीने इसी केस की बहस पूरी करने वाली है। इसके बाद आरोपियों को अपनी सफाई देने का एक मौका मिलेगा और अंत में कोर्ट आरोप तय करने के बाद फैसला सुनाएगी। इस मामले में सीबीआई की तरफ से वरिष्ठ वकील डीपी सिंह और मनु मिश्रा बहस कर रहे हैं। अब तक 25 आरोपियों के खिलाफ बहस पूरी हो चुकी है। अब कोर्ट आरोप तय करने पर फैसला देगी। कुछ ही हफ्ते पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लालू यादव के खिलाफ ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। ये केस भी उसी जमीन के बदले नौकरी देने वाले मामले से जुड़ा हुआ है, जिसकी एफआईआर पहले सीबीआई ने दर्ज की थी। एफआईआर में साफ तौर पर कहा गया कि 2004 से 2009 के बीच लालू यादव ने रेलवे में ग्रुप डी के पदों पर अनियमित तरीके से नियुक्तियां की थी। तो बिहार चुनाव से पहले लालू परिवार बुरी तरह फंसता नजर आ रहा है। अब देखना होगा लालू का परिवार कैसे इस मुश्किल के तोड़ निकाल पाता है। और अब हमारी और आपकी सेहत से जुड़ी बेहद संजीदा बात। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े नकली दवा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग कैंसर की महंगी दवाओं के नाम पर गोरख धंधा चला रहे थे, नकली दवा बेचकर भारी मुनाफा कमा रहे थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े नकली दवा रैकेट का पर्दाफाश करते हुए ये खुलासा किया है, जो लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर कैंसर की महंगी दवा का नकली लेबल लगाकर मोटी कमाई कर रहे थे। पुलिस की इस कार्रवाई में लाखों रुपए की नकली दवाइयां और इंजेक्शन भी जब्त किए गए हैं। ये गिरोह सोशल मीडिया के जरिए मरीजों को झांसे में लेकर उन्हें भारी छूट देने का लालच देता था और इस तरह से अपना ये काला धंधा चला रहा था। पुलिस ने जिन दवाओं को जब्त किया है उनकी कीमत लाखों में है, लेकिन ये आरोपी
ये नकली दवा बेचने वाले इन्हें कुछ हजार रुपए में तैयार करवा कर दे देते थे। कुछ हजार से मतलब 50,000 से 70,000 रुपए के बीच में बेचते थे। क्राइम ब्रांच की टीम ने लक्ष्मी नगर, बुद्ध विहार और चांदनी चौक में एक साथ कार्रवाई की। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी इंटरनेट पर कैंसर रोगियों से जुड़े व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप से ये जानकारी लेते थे और अपने शिकार की तलाश करते थे। नीरज कुमार मंडावली फजलपुर और अनिल कुमार ओनको लाइफ केयर फार्मा के पार्टनर लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार किए गए। धनेश शर्मा और धीरज कुमार को बुद्ध विहार से पकड़ा गया है। इनके कब्जे से नॉट फॉर सेल वाली लेबल की नकली दवाइयां मिली हैं। इसमें महिलाएं भी पीछे नहीं हैं। ज्योति ग्रोवर जगतपुरी से पकड़ी गई है, तो प्रवीण कुमार पानीपत से और चांदनी चौक से पकड़ा गया है भागीरथ को, जिनके पास से बड़ी मात्रा में महंगी दवाओं की नकली दवाइयां बरामद की गई हैं। लेकिन गिरोह का सरगना अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस गिरोह को चलाने वाला है नवीन आर्या, जो पहले भी नकली दवाओं के मामले में सलाखों के पीछे जा चुका है। जमानत पर वो बाहर आया था, लेकिन फिर उसने दोबारा से गिरोह चलाना शुरू कर दिया। फिलहाल वो फरार है और उसकी तलाश जारी है। जांच में सामने आया है कि आरोपी मरीजों और उनके परिजनों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सस्ती दवा देने का वादा करते थे। असली दवाओं की तंगी और महंगाई का फायदा उठाते हुए उनका भरोसा जीतते थे और फिर नकली दवाइयां थमा देते थे। ड्रग इंस्पेक्टर ने ऑब्डिवो इंजेक्शन के नकली होने की पुष्टि भी की है। इस मामले में आगे की जांच अभी जारी है और फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई हैं। इस भांडाफोड़ के बाद खबर प्रधान भी आपको खबरदार करता है इस बात के लिए कि सोशल मीडिया के माध्यम से दवाएं न खरीदें और केवल अधिकृत मेडिकल स्टोर या अस्पताल से ही दवाएं लें, क्योंकि ये आपकी, हमारी और आपके अपनों की सेहत से जुड़ा मामला है। तो ध्यान रखिए, सजग रहिए, सतर्क रहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।